नमस्कार, मैं प्रीति आर्य। मैं आज आपको मालती जोशी जी की कहानी मुक्ति पर्व का दूसरा भाग सुना रही हूँ। पहले भाग में आपने सुना था कि कैसे उस घर की बेटी रंजना ने अपने लिए एक लड़का पसंद किया है। उसका नाम है सुनील रसादा और वो अपने माँ और पिताजी को अपने उन लोगों से मिलवा भी चुकी है और दादी से भी। उसके बाद की उनकी क्या प्रतिक्रिया है, तो उसके प्रस्तुत करते हैं आगे का भाग, मुक्ति पर्व का द्वितीय अध्याय। ये समझ लीजिए कि 3 कमरों में 13 लोग रहते हैं। ऐसे घर में आपकी लाडली बसर कर लेगी, बहू ने टहोका दिया। अगर ये घर उसने अपनी मर्जी से चुना हो तो ज़रूर कर लेगी। खैर, ये सब बातें तो बात है। अव्वल तो ये है कि शादी हो ही नहीं सकती, लड़का अपनी जाति का नहीं है। बेटे की बात सुनकर उन्हें बड़ी राहत मिली। फिर भी उसका मन टटोलने के लिए कहा, अरे आजकल जात बिरादरी कौन देखता है? हम तो देखते हैं, तुम तो देखती हो, और अम्मा तुम्हारे रहते तो घर में ये काम हो ही नहीं सकता। बेटे के अपने प्रति भक्ति भाव देखकर उन्हें गर्व की अनुभूति हुई। पर दूसरे ही क्षण रंजना की बात याद आ गई तो वे बोली, लड़की ने अगर पक्का फैसला कर लिया हो तो उसे फैसला बदलना होगा। और अम्मा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसे समझाना होगा। वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगी, मुझे विश्वास है। सिर्फ जाति बिरादरी की ही बात नहीं है, वो घर परिवार भी उसके लायक नहीं है। वो तो बच्ची है, कुछ समझती नहीं है, उसका भला बुरा हमें ही सोचना है। बेटे ने उन पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे रंजना जैसी खुददार लड़की का मन कैसे बदल पाएंगी। वे अपने मन में नित नए वाक्य विन्यास करती और अगली सुबह ही उन्हें भूल जाती। वे खुद इस बात को छेड़ना नहीं चाहती थी और रंजना का रुख ऐसा था मानो उसने कभी ये बात उठाई ही ना हो। लगता था जैसे उसने सचमुच अपने मन का बोझ उतार फेंका था और वो जी जान से पढ़ाई में जुट गई थी। उस दिन के बाद वो लड़का भी फाटक पर नजर नहीं आया। शायद संकोच कर गया हो, या फिर हो सकता है रंजना की तरह वो भी पढ़ाई में डूब गया हो। लेकिन इस बीच शुक्ला जी एकाएक सक्रिय हो गए थे। रंजना के उस आकस्मिक ऐलान ने जैसे उन्हें याद दिला दिया था कि लड़की अब ब्याहने लायक हो गई है। दफ्तर की फाइलों से सिर उठाकर अब इस ओर भी देखना ज़रूरी है। घर आने वाली डाक में अब एकाएक इजाफा हो गया था। अम्मा से पूछकर उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों के पते नोट करना शुरू कर दिया था। पहले फ़ोन का उपयोग वे बड़ी किफ़ायती से करते थे। गैर सरकारी कामों के लिए फ़ोन का उपयोग उन्हें पसंद नहीं था। हालांकि उनकी पत्नी ने इस प्रतिबंध को कभी स्वीकार नहीं किया। अब वे भी फ़ोन से घंटों कान लगाए बैठे रहते, दिन भर दूसरे शहरों के नंबर मिलाते रहते। पहले वे सुषमा पे नाराज़ होते थे, अब सुषमा फ़ोन से चिपके रहने के लिए उन पर भन भन करती रहती। जब भी मौका मिलता, शुक्ला जी माँ और पत्नी को पास बिठाकर उनके सामने संभाव्य रिश्तों के प्रस्ताव रखते। वे चाहते कि सब लोग साथ बैठकर चर्चा करें, विचार विनिमय करें। बेटे की कार्य तत्परता देखकर अम्मा जी तो खुश हो जाती। उनसे जैसी राय बनती वे दे भी देती, पर सुषमा तो अक्सर झल्ला पड़ती। उफ़ो, आपके पास क्या अब यही एक काम रह गया है? समझ में नहीं आता कि आपको ऐसी क्या जल्दी पड़ी है। शुक्ला जी कहते, अगर हमने अभी जल्दी नहीं की तो श्रीमती जी बहुत देर हो जाएगी। उस दिन लड़की के तेवर तुमने भी देखे होंगे। यही तो रोना है, हमें तो मलाल है कि समय रहते माँ बाप ने हमें पढ़ने नहीं दिया। गुड़िया खेलने की उम्र में ही पकड़कर ब्याह दिया। इन्हें सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो चौंचले सूझ रहे हैं। शुक्ला जी माँ की ओर देखते और चुप हो जाते। समझ जाते कि पत्नी से किसी गंभीर विषय पर चर्चा करना ही व्यर्थ है। अम्मा जी भी सोचती कि बहू क्या कभी बड़ी होगी ही नहीं। बीए की डिग्री तो इसने ले ली है, पर इससे अक्ल कब आएगी। उस दिन तो हद ही हो गई। सुबह सुबह उमाशंकर जी का फ़ोन आया था। उनके साले के लड़के के लिए बात चल रही थी। पता चला लड़का अपनी माँ के साथ आया हुआ है, मिलने के लिए बुलाया है। अम्मा, कैसे क्या करें? शुक्ला जी ने माँ से पूछा। लड़के वालों से मिलने का ये उनका पहला मौका था और वे नर्वस हो रहे थे। ऐसा करो, तुम दोनों पहले हो आओ, लड़का जच जाए तो कल चाय पर बुला लेना। रंजना राज़ी हो जाएगी। उसे तो अभी से बताने की ज़रूरत क्या है? तुम्हारे यहाँ अक्सर ये लोग बाग चाय पर आते ही रहते हैं। वैसे भी ये सही भी है, अगर कुछ बात बनती दिखाई देगी तो फिर देखेंगे। पत्नी को तैयार होने का आदेश देकर शुक्ला जी कमरे में चहलकदमी करने लगे।
अम्मा जी बैठकर कल के लिए योजना बनाने लगी। मदद के बहाने वे रंजना को घर में रोक लेंगी, पर उसे सजाना संवारना टेढ़ी खीर है। उसे ज़रा भी संदेह हुआ तो वो छुटक कर भाग खड़ी होगी। किसी दूसरी लड़की को ही ऐसे आयोजन के लिए सजते संवरते देखकर वो उबल पड़ती है। खुद तो इसके लिए कभी राज़ी नहीं होगी। माँ ही अगर कुछ बहला फुसला कर ढंग से तैयार कर देती तो ठीक था, पर उसे अपने ही सिंगार पटार से फुर्सत नहीं है। उनका ये सोचना ही था कि खुशबू का एक झोंका सा कमरे में दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे सुषमा। वे और सुषमा उसे देखते ही रह गए। तैयार होने में उसने पूरे 45 मिनट ले लिए थे और उन्हें सार्थक भी किया था। गहरे फिरोज़ी रंग की पोचम पल्ली, मैच करता हुआ ब्लाउज़, उसी से मैच खाती 2 दर्जन चूड़ियाँ, नीला आभा वाले जड़ाऊ कंगन और टॉप्स नेकलेस भी, ऊंचा सा जूड़ा, उसमें लटकती मोती की लड़ियाँ, गहरे मेकअप की सतरंगी बिंदियाँ। श्रीमती जी, बड़ी देर बाद शुक्ला जी के मुँह से फूटा, हम लोग किसी रिसेप्शन में नहीं जा रहे हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं, लड़की वालों की हैसियत से जा रहे हैं। ये क्यों भूलती हो कि अब तुम सास बनने जा रही हो। जाओ जल्दी से कोई सोबा सी साड़ी पहन कर आओ, वी आर ऑलरेडी लेट। सुषमा तो भाभी समधिन पर अपने रूप का, अपने वैभव का आरोप डालना चाह रही थी। पति की इस लताड़ ने सब मिट्टी कर दिया। ये अपमान उसका नहीं, उसके सौंदर्य का था, उसके श्रृंगार का था, और वो भी सास के सामने। वो एकदम तिलमिला उठी। क्यों पहनूं मैं सोबा साड़ी? कोई ज़बरदस्ती है? हमेशा दूसरों की ही मर्जी चलती रहेगी? मुझे अपने ढंग से कोई जीने नहीं देगा क्या? नन्ही सी उम्र में माँ बाप ने पकड़कर भांवरे डलवा दी। शादी का मतलब भी नहीं समझ पाई थी कि माँ बन गई। गृहस्थी में पहला कदम रखा तो गोद में 2 बच्चे आ गए। ना कहीं घूमना, न फिरना, ऊपर से पढ़ाई का बोझ और लाद दिया। अब जाकर ज़रा खुलकर सांस लेने लगी हूँ तो सास बना दो। अगले साल नानी भी बन जाऊंगी। फिर कहोगे अब रंगीन साड़ी मत पहनो, अब नानी बन गई हो। सुषमा बोल क्या रही थी, मानो फुफकार रही थी। अपना सारा आक्रोश उगल रही थी। माँ बेटे हद बुद्धि होकर सुन रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि उसके रोष का असली कारण क्या है। वो अपनी शादी से खफा है या रंजना की? उसे सास बनने से ऐतराज़ था या नानी बनने का खौफ? अपने कमरे में जाकर सुषमा ने सारा श्रृंगार उतार फेंका और आसन पार्टी लेकर पड़ गई। उसे मनाने का असफल प्रयास करने के बाद सुषमा जी माँ को लेकर चले गए। वैसे सारा उत्साह जाने से पहले ही निचुड़ गया था। वहाँ जाकर भी मन को कोई दिलासा नहीं मिली। वर महोदय मुश्किल से 5 मिनट बैठकर चले गए, जैसे उनका एक एक मिनट बड़ी कीमती हो। शेष समय पर उनकी माँ ने कब्जा कर लिया। वे तफसील से ये बताती रहीं कि उनके लायक बेटे के लिए कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं और वे क्या क्या दे रहे हैं। उन्होंने ये भी जाहिर किया कि वे केवल उमा शंकर जी का लिहाज कर कानपुर से इतनी दूर लड़की देखने चली आई हैं। लौटते हुए माँ और बेटे के मुंह से एक साथ निकला, लोग कुछ जचे रहीं और फिर दोनों को हंसी आ गई। इतनी देर से मन का तनाव ढीला हुआ। फिर शुक्ला जी बोले, ये तो होना ही था, घर से चले थे तभी मुहूर्त ख़राब हो गया था। इसके बाद लड़के देखने का सिलसिला बाकायदा चालू हुआ। सुषमा ने बस पहली बार ही नाटक किया, बाद में वो बिना किसी हीले हवाले के पति के साथ जाती रही, पर उसे साथ ले जाना भी एक मुसीबत था। लोग छूटते ही कहते, बिटिया तो माँ पर ही गई है ना, फिर तो देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। पर जब उन्हें पता चलता कि कन्या पितृमुखी है तो उनके चेहरे का भाव एकदम बदल जाता। दोबारा वहाँ जाने की हिम्मत ही न पड़ती। कई बार शुक्ला जी अकेले हो आए, 1-2 बार माँ को भी साथ ले गए। अम्मा जी को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता कि लोग लड़की से ज़्यादा अवान्तर बातों में ही दिलचस्पी रखते हैं। उन्हें ये जानने की उत्सुकता रहती कि शुक्ला जी कितना खर्च कर सकते हैं, मतलब कितना वे अपने मन से देंगे और कितना निचोड़ा जा सकता है। बड़ी निर्लज्जता से वे अपनी मांग सामने रखते। वे खर्च गिनवाते जो उन्होंने बेटे की पढ़ाई में किया था। कुछ लोगों का ये तकिया कलाम होता, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप शादी अच्छी कर दीजिए। इस अच्छी शादी की कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी। हर एक की परिकल्पनाएं अलग होती थीं। 11 मिठाइयों के मेन्यू कार्ड से लेकर 5 सितारा होटल तक सबका इसमें अंतर्भाव रहता। कुछ एक पिता बड़े आदर्शवादी निकले। लेन देन की घातक प्रथा के विरुद्ध उन्होंने एक लंबा वक्तव्य दे डाला।
पर शुक्ला जी अभी ढंग से खुश भी न हो पाए थे कि असलियत सामने आ गई। दो कुलदीपकों ने स्वयं आगे बढ़कर बात की। एक इंजीनियर महोदय थे तो अमेरिका जाना चाह रहे थे, एक डॉक्टर महोदय अमेरिका से लौटे थे और क्लिनिक खोलना चाह रहे थे। दोनों को ही रुपए चाहिए थे, पर बतौर कर्ज के। दहेज के तो वे सख्त खिलाफ थे। अब उन्होंने लोन के लिए भाभी ससुर को ही क्यों चुना, ये एक अलग से विचारणीय विषय था। एक वर महोदय ने दिलेरी से अपनी पीने पिलाने की आदत का ऐलान कर दिया और साथ में ये भी कह दिया कि पहले सब कुछ साफ साफ इसलिए बताए दे रहे हैं कि बाद में इस बात को लेकर कोई झगड़ा टंटा ना हो। शुक्ला जी ऐसे लोगों से मिलकर लौटते और परेशान हो उठते। अम्मा, ये दुनिया कहाँ जा रही है? लोगों को क्या हो गया है? अगर मेरी बेटी ना होती तो शायद मैं कभी ये जान भी नहीं पाता कि दुनिया में इतने लालची, नीच और स्वार्थी लोग भी होते हैं। एक दिन सुषमा अचानक बोल उठी, अभी हुआ ही क्या है? मतलब अभी तो तमाशा घर के बाहर ही चल रहा है। वे लोग घर पर आएंगे तब देखना, झुंड के झुंड आएंगे, ढेर सारा नाश्ता ठूसेंगे और जाकर टका से जवाब दे देंगे। सुषमा, हाउ कैन यू? हम लोग अपनी बेटी की शादी की चर्चा कर रहे हैं, गली मोहल्ले की नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि अभी से हथियार डाल देंगे तो कैसे काम चलेगा। हौसला रखिए, असली लड़ाई तो अभी भाग्य है। सुषमा जी समझ ना पाए कि सुषमा के सर में व्यंग है या करुणा। वे निढाल होकर आराम कुर्सी में लेट गए और उन्होंने आंखें मूंद ली। उस दिन भी वे इसी तरह हताश और पस्त होकर लौटे थे। जिस लड़के को देखने गए थे उसने मणिपाल से मेडिकल किया था। उसका छोटा भाई भी वहाँ जाने के लिए तैयार खड़ा था। लड़के के डॉक्टर पिता की पहली और आखिरी शर्त यह थी कि जो शख्स उन्हें नकद 3 लाख देगा उसी की लड़की बहू बनकर आएगी। उनका अपना नर्सिंग होम था, इसलिए दोनों बेटों को डॉक्टर बनना बहुत ज़रूरी था। उस निर्लज्ज प्रस्ताव से शुक्ला जी एकदम तिलमिला गए थे, पर पत्नी के सामने अपनी व्यथा कथा कहने का अब साहस नहीं था। अम्मा आंगन में खटोले पर बैठी माला जप रही थी। वे वहीं पास आकर बैठ गए, पूरा किस्सा सुनाया और बोले, इन सब नमूनों को देखकर आता हूँ ना अम्मा, तो लगता है इन सबसे तो वही लड़का अच्छा था। कौन सा? वही जो उस दिन रंजना के साथ आया था। अम्मा जी एकदम सतर्क हो गई। मुन्ना, क्या सचमुच तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया था? अम्मा, लड़के में तो कोई खोट नहीं है। देखने में सुंदर, पढ़ने में होशियार, बातचीत में शालीन और व्यवहार में सलीकेदार। मैं तो उसी दिन समझ गई थी। क्या? यही कि लड़का तुम्हें भा गया है, इसीलिए इतनी देर पूछताछ करते रहे। वैसे ऐसे वैसे को तो तुम मुँह ही नहीं लगाते, मैं क्या जानती नहीं? पूछताछ तो मैंने बहुत की, पर काश वो अपने बारे में मुझे ठीक से बता पाता। मतलब? उसने दुनिया भर के सवालों के इतने सही और सटीक उत्तर दिए, पर घर परिवार के बारे में पूछते ही गड़बड़ा गया। जब मैंने अपने परिचित 2-4 रायजादाओं के नाम बताए तो उसने कहा कि ये उसका असली गोत्र नहीं है। ख़ानदान के बाकी लोग तो राय लिखते हैं, पर उसने रायजादा लिखना शुरू किया है। उसका तर्क था कि जैसे साहब का बेटा साहबजादा होता है, नवाब का बेटा नवाबजादा होता है, उसी की तर्ज पर उसने अपने आप को रायजादा कहना शुरू किया है। ये सब कुछ मेरे गले से नहीं उतरा, बड़ा गोलमाल सा लगा। अम्मा जी को रंजना की बात याद आई। पूछताछ का मतलब ये तो नहीं कि सामने वाले को एकदम नंगा ही कर दो। शायद वो अपनी जात छिपाना चाहता हो। वैसे ये राय क्या होते हैं? अम्मा, आजकल तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अपने नाम के आगे कोई भी कुछ भी लगा लेता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अपने प्रति ये हीन भाव क्यों? कम से कम शादी ब्याह के मामले में तो सब कुछ साफ साफ होना चाहिए, नहीं तो सामने वाले की ईमानदारी पर शक होता है। अपनी हताशा के बावजूद शुक्ला जी ने करीब 1.5 दर्जन प्रस्ताव इकट्ठा कर लिए थे। सवाल ये था कि उन्हें रंजना के सामने कौन रखेगा। उसकी माँ से तो किसी तरह की चतुराई की आशा ही व्यर्थ थी। वो तो जैसे ढेला उठाकर ही मारती है। अपनी माँ पर शुक्ला जी को बहुत भरोसा था, लेकिन वे खुद पशुपेश में थी। रंजना ने कितने विश्वास से कहा था, दादी इस लड़ाई में तुम्हें मेरा साथ देना होगा। जब उसे पता चलेगा कि दादी भी विरोधी दल में शामिल हो गई हैं तो उसे कितना बुरा लगेगा। उन्होंने तय कर लिया था कि रंजना की परीक्षाएं होने तक वे इस विषय को हाथ नहीं लगाएंगी। उस दिन शाम को सब लोग टीवी के सामने बैठे थे कि रंजना दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। इन दिनों वो अपने कमरे से कम ही निकलती थी। टीवी देखना तो उसने लगभग छोड़ ही दिया था।
इसलिए सबको आश्चर्य हुआ। अम्मा जी को लगा कि इस बीच लड़की बहुत दुबला गई है। ममता में तो वे कुछ कहने ही वाली थी कि रंजना बोल पड़ी, पापा आप किसी आई स्पेशलिस्ट को जानते हैं? क्यों नहीं, तुम्हारी दादी को तो कितनी बार ले गया हूँ। 3-4 साल से तो मुझे भी चश्मा लग गया है, पर तुम्हें एकाएक क्यों ज़रूरत पड़ गई? पता नहीं क्यों आजकल आँखों में अक्सर पानी आने लगा है। ज़्यादा पढ़ती हूँ तो सिर दर्द करने लगता है, सोचा एक बार चेकअप करा लें। तो क्या अब चश्मा भी लगेगा? सुषमा ने ऐसे सर पीट लिया जैसे सर्वनाश हो गया हो। शुक्ला जी ने पत्नी की ओर देखकर आंखें तरेर कर कहा। फिर बेटी की तरफ मुखातिब होकर बोले, ऐसा करो, कल का कॉलेज स्किप कर देना। मैं रात को फ़ोन करके डॉक्टर भार्गव से अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, सुबह चलेंगे। रंजना संतुष्ट होकर कमरे में लौट गई। उसके जाते ही शुक्ला जी पत्नी पर बरस पड़े। तुम क्या 2 मिनट तक चुप नहीं बैठ सकती? कम से कम बोलने से पहले सोच तो लिया करो। मैं दुश्मन नहीं हूँ उसकी, कुछ लगती हूँ तभी कहती हूँ, और मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। लड़के आजकल वैसे भी रंग रूप पर मरते हैं, उस पर चश्मा भी चढ़ गया तो भगवान ही मालिक है। घर भर ढूंढते छठी का दूध याद आ जाएगा। ठीक है, अगर भगवान ही मालिक है तो सब कुछ भगवान पर छोड़ दो और चुपचाप बैठकर स्वेटर बनो। सच बोलने का भी एक सलीका होता है, अब इस तरह थोड़े ही की। पर पति की बात पूरी होने से पहले ही सुषमा वहाँ से उठकर चली गई। सास के सामने झुड़की खाना उसे हमेशा अपमानजनक लगा है। कभी कभी तो उसे लगता है कि माँ के सामने पति की वाणी में ज़्यादा धार आ जाती है। सुषमा के चले जाने के बाद अम्मा जी धीरे से बोली, मुन्ना वैसे बहू ठीक ही कह रही है, क्या इस काम को अभी मुलतवी नहीं किया जा सकता, कम से कम उसकी शादी तक? क्या पागलों की सी बात करती हो अम्मा? शादी का तो जब संयोग बनेगा तब होगा, पर परीक्षा तो उसकी एकदम सिर पर है। दिन रात कैसी जी तोड़ मेहनत कर रही है, देख तो रही हो ना। तुम लोगों की ज़रा सी सनक के लिए उसे व्यर्थ हो जाने दो। उसके बाद तो बहस की गुंजाइश ही नहीं रही। जैसा कि तय हुआ था, रंजना दूसरे दिन पापा के साथ डॉक्टर के यहाँ गई। 8-10 दिन बाद उसका चश्मा भी बनकर आ गया। अम्मा जी रोज़ की तरह बरामदे में बैठकर गीता पढ़ रही थी कि अपना नया चश्मा चढ़ाकर रंजना सामने आकर खड़ी हो गई। दादी, अब मैं कैसी लग रही हूँ? अरे तू तो बिल्कुल डॉक्टरनी लग रही है। ओह नो दादी, क्या आप डॉक्टरनी के आगे कुछ सोच ही नहीं पाती? कहिए कि मैं कलेक्टरनी लग रही हूँ। अरे अभी मैंने असली कलेक्टरनी देखी कहाँ है, तो मुझे देख लो ना। दुर्भाग्य से उसी समय सुषमा पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली थी। दादी पोती का लाड़ भरा संवाद सुनकर वहीं ठिठक गई और बुदबुदाई, कहाँ की डॉक्टरनी और कहाँ की कलेक्टरनी, ठीक अपनी दादी की तरह लग रही है, बस सफ़ेद बालों की कमी है। बात उसने लाख धीरे से कही थी, पर रंजना ने सुन ही ली। क्या पता उसे सुनाने के लिए ही कही गई हो। वो उछलकर माँ के सामने खड़ी हो गई और दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, मान लो मैं दादी की तरह लग रही हूँ तो आपकी आवाज़ में इतनी हिकारत क्यों है? क्या बक रही है? बक नहीं रही मम्मी, मैं हकीकत बयान कर रही हूँ। अब तो खैर मैं काफ़ी बड़ी हो गई हूँ, पर जब छोटी थी तब भी आपकी इस हिकारत को, नफ़रत को खूब समझती थी। मैं ठीक अपने पापा पर गई हूँ, दादी की तरह लगती हूँ, इस बात पर आपको तब भी शर्म आती थी, पर मुझे अब इस बात पर तब भी नाज था और आज भी नाज है, समझी? रंजना की बात सुनकर सास और बहू दोनों सन्न रह गईं। सुषमा तो एकदम फट पड़ी हुई, बड़ी लंबी ज़बान हो गई है तेरी, याद रखना किसी दिन सारी स्कॉलरी छाड़ कर रख दूंगी। बहू के तेवर देखे तो अम्मा जी ने भी रंजना को डपट दिया। ये तुझे क्या हो गया है रंजना, जो मुंह में आया बोलती चली जाती हो? माँ से कोई इस तरह बात करता है? बहू अब उनकी तरफ मुखातिब हुई, ये नाटकबाजी अब रहने दीजिए। मैं सब समझती हूँ, पहले खुद ही उसको उकसाती हैं, बाद में भली बनती हैं। मैं क्या जानती नहीं कि मेरे बच्चों को मेरे ही खिलाफ भड़काया जाता है, पर इस उम्र में आपको शायद ये सब शोभा नहीं देता, कह देती हूँ। और सुषमा पैर पटकते हुए कमरे से लौट गई। उसकी फुफकार से हतबुद्धि होकर वे वहीं खड़ी रह गईं। रंजना ही घसीट कर उन्हें कमरे में ले गई और बोली, बहू का प्रवचन सुन लिया, मज़ा आ गया ना? मुझे डांटने चली थी। अपमान के दंश से वे भीतर तक आहत हुई थी, पर अपने को संयत कर बोली, तुम्हें डांटूंगी नहीं तो क्या पूजा करूंगी? तुम्हें प्यार करती हूँ इसका मतलब यह तो नहीं कि हर बदतमीजी बर्दाश्त कर लूँगी। सॉरी दादी माँ, वेरी वेरी सॉरी। रंजना ने दादी के गले में बाहें डालकर उन्हें मना ही लिया। बरबस ही उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई
और बोली, दरअसल ये बातें बरसों से मेरे मन में धधक रही हैं। किसी न किसी दिन उन्हें बाहर आना ही था। मम्मी को अपने ऊपर इतना नाज है कि वे अपने आगे किसी को कुछ गिनती ही नहीं, पापा को भी नहीं। पापा की प्रतिभा, पद पद प्रतिष्ठा उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। वे ये भूल जाती हैं कि ये उनकी सारी शानो शौकत, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर पापा के दम से है, उनकी अफसरी की बदौलत है। किसी क्लर्क से ब्याही गई होती तो पता चलता। चौका बर्तन करते करते 4 दिन में चेहरे का रंग उड़ गया होता। चुप कर लड़की, तेरी ज़बान है कि बबूल का पेड़। उन्होंने एक बार फिर रंजना को डपट दिया। पर सच तो ये था कि इस समय उनके मन में उसके लिए प्यार उमड़ रहा था। इसके अलावा इस घर में यही एक लड़की है जिसने उन्हें उनके बेटे की सही कद्र को पहचाना है। इस एक बात के लिए वे उसके 100 अपराध माफ़ कर सकती हैं। मेहमान 1.5 घंटा बैठकर चले गए थे, पर इसमें रंजना का कोई कसूर नहीं था। वो तो रोज़ की तरह लाइब्रेरी गई थी। मेहमान ही बिना किसी पूर्व सूचना के आधमके थे। शुक्ला जी तक को दफ्तर से बुलवाना पड़ा था। मेहमान खासी जल्दी में थे और औपचारिकताओं में समय गंवाना नहीं चाहते थे। एक उद्देश्य यह भी था कि कन्या को उसकी स्वाभाविक वेशभूषा में देख लें। रंजना जब लौटी तो उसे देखकर दादी ने राहत की सांस ली। अच्छा ही हुआ जो मेहमान उसके आने से पहले चले गए थे। इस पोशाक में उसे देख लेते तो क्या खाक पसंद करते। कितनी ही बार कहा होगा कि लड़कों से कपड़े मत पहना करो, पर ये लड़कियां किसी की सुनती हैं कभी। रंजना ने देखा कि पूरा परिवार लॉन में मौजूद है। मम्मी और दादी कुर्सियों पर बैठी हुई हैं। पापा बेचैनी से चहलकदमी कर रहे हैं, पर उसे ये कतई एहसास नहीं था कि सबके सब बेताबी से उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह तो तब पता चला जब सबने करीब करीब एक साथ पूछा, बड़ी देर लगा दी, कहाँ चली गई थी? लाइब्रेरी गई थी। हाँ, लौटते हुए थोड़ा सुनील के घर रुक गई थी। आज उसका पीओ का रिजल्ट आया है। पूरी मेरिट लिस्ट का तो पता नहीं चला, पर भोपाल से वो अकेला पास हुआ है। उसका सर खुशी से उमग रहा था। सुनील का नाम लेते ही औरों के चेहरे कठोर हो आए। उसकी मम्मी ने तो एकदम नाक भौं सिकोड़ कर कहा, इन लोगों का पास होना कौन सी बड़ी बात है? इन लोगों का मतलब यही SC ST वाले। हमें सब मालूम है, नाम बदलने से कोई जात थोड़ी बदल जाती है। मुझे मालूम है मम्मी कि सुनील बहुत ऊंची जाति का नहीं है। यूँ घुमाकर कहने की क्या ज़रूरत है? साफ कहो ना कि वो बहुत छोटी जाति का है। और ये छोटी जात वाले कैसे पास होते हैं मुझे मालूम है। उन्हें तो पढ़ना भी नहीं पड़ता। पास होते होंगे पर टॉप नहीं करते। इसी द्वेष, इसी तिरस्कार से बचने के लिए उसने नाम बदला है। हर परीक्षा उसने जनरल कैंडिडेट की हैसियत से दी है ताकि उसकी प्रतिभा की सही कद्र हो सके, और हर परीक्षा उसने मेरिट से ही पास की है। ऑल राइट, ऑल राइट। शुक्ला जी ने रंजना का आवेग देखकर उसे शांत करने का प्रयास किया। तुम्हारा दोस्त पीओ बन गया, बड़ी खुशी की बात है। तुम उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने गई थी, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर बताकर तो जाती है तो ठीक रहता। यहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा था और तुम्हें कांटेक्ट करने का कोई साधन नहीं था। हरीश को मैंने लाइब्रेरी भी भेजा था। शुक्ला जी थोड़ी देर चुप रहे, मानो मन ही मन वाक्य की रचना कर रहे हों। फिर धीरे से बोले, देखो बेटा, देखने दिखाने की इस प्रथा के मैं भी एकदम खिलाफ हूँ, पर यह प्रोग्राम अचानक ही बन गया। मुझे भी ऐन वक्त पर पता चला। 2 घंटे तक तुम्हारा इंतजार रहा। खैर, अब अगर ये लोग शाम की फ़्लाइट से ना गए हों तो शायद फिर रिंग करें। अरे ये लोग जाएंगे नहीं मुझे मालूम है, बस हम पर रोप डाल रहे थे, सुषमा ने कहा। तब तो अच्छा ही है, हम लोग सुबह अवस्थी जी के यहाँ चले चलेंगे। तुम कल अपना कॉलेज स्किप कर देना। इतनी देर बाद अब रंजना का मुँह खुला। पापा, ये सब क्या हो रहा है? तुम इतनी छोटी भी नहीं हो कि समझ ना सको। पापा, मैं आपको सुनील से मिलवा चुकी हूँ, क्या उसके बाद भी इस प्रस्ताव की ज़रूरत रह जाती है? अगर ज़रूरत नहीं होती तो मैं ये उठापटक क्यों करता? यही तो पूछ रही हूँ। सुनील में आपको ऐसी क्या कमी नज़र आई? वो तुम अपनी मम्मी से सुन ही चुकी हो। मम्मी की बात जाने दीजिए, पर पापा आप तो इतने दकियानूस नहीं थे। बच्चों की शादी का मामला हो तो सभी माँ बाप दकियानूस बन जाते हैं। हर घर की कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, उनका पालन करना ही पड़ता है। पर सुनील के माता पिता ने तो कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि वे क्यों एतराज़ करने लगे? उन्हें क्या नुकसान है?
नाक तो हमारी नीची हो रही है, उनकी तो इज्जत और बढ़ेगी ही। इतने ऊंचे ख़ानदान की बहू का तो उन्होंने सपना भी नहीं देखा होगा। मम्मी, कल को उनका लड़का अगर सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया तो देखना, ऊंचे ख़ानदान वाली बहुओं की उनके दरवाजे पर लाइन लग जाएगी। तब कोई उसकी जात नहीं पूछेगा। एक बात मेरी भी सुन लो बिटिया रानी, अगर ऐसा हो गया तो वो तुम्हारी ओर झाँक कर भी नहीं देखेगा। बहू, अम्मा जी तड़प कर कुछ कहने को हुई और चुप हो गई। बहू के बीच में न बोलने की उन्होंने कसम खा रखी थी। वो तो एक तरह से टूट ही गई, पर आगे वे कुछ नहीं बोली। रंजना ने ही उन्हें शांत किया। उन्हें कह लेने दो दादी, वे माँ हैं मेरी, उनकी चिंता वाजिब है। पर मम्मी जी, एक बात आप मेरी भी सुन लीजिए। किसी दिन आपकी भविष्यवाणी सच भी हो गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दुनिया मेरे लिए ख़त्म नहीं हो जाएगी, क्योंकि मेरा वजूद सिर्फ मेरे चेहरे से नहीं है। जिंदा रहने के और भी सामान है मेरे पास। कहकर रंजना तमतमाया चेहरा लिए भीतर चली गई। वो अपने लिए एक सन्नाटा छोड़ गई। बड़ी देर तक शुक्ला जी थकी सी आवाज़ में पत्नी से बोले, ये कैसी बातें करने लगी हो तुम? बच्चों को मनाने का भी एक तरीका होता है। तुम तो लट्ठ सा उठाकर मार देती हो। वो तो अच्छी खासी बिदक गई है। अब उन लोगों का फ़ोन आ भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो जाने के लिए राज़ी नहीं होगी। रात को कोई 10 बजे के बाद उन लोगों का फ़ोन आया। यूँ तो बहू 11 बजे तक टीवी के सामने बैठी रहती है, पर इस समय शायद वो खटपाटी लेकर पड़ गई थी। शुक्ला जी ही बिस्तर से उठकर आए। अम्मा जी के कान भी उधर ही लगे थे। थोड़ी देर कमरे में बैठी रही और फिर धीरे धीरे चलकर हॉल के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। फ़ोन शायद अवस्थी जी का ही होगा, क्योंकि मुन्ना बार बार उनका नाम ले रहा था। पर वो किस तरह तलखी से पेश आ रहा था। लड़के वालों से इस तरह बातें की जाती हैं? अवस्थी जी लाख दोस्त हैं, पर इस समय तो लड़के के चाचा की हैसियत से बोल रहे हैं। मेरी लड़की सांवली है तो क्या लंगड़े से ब्याह दूँ? शुक्ला जी ने तैश में आकर कहा। रिसीवर पटक कर वे दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गए। बेटे की हताश मुद्रा देखकर उनसे रहा नहीं गया। आगे बढ़कर धीरे से पुकारा, मुन्ना, क्या बात हो गई? शुक्ला जी ने चेहरा ऊपर उठाया। लगा जैसे सारा खून किसी ने सोख लिया हो। माँ को पास बिठाकर बोले, लड़के का बाया पैर घुटने के नीचे कटा हुआ है, जयपुर फुट लगाया हुआ है। तो ये बात वे पहले नहीं बता सकते थे? यही तो मैंने कहा, तो वे बोले जानबूझकर नहीं बताया। अगर पहले से बता दिया होता तो आपके देखने का नज़रिया बदल जाता। छिपाना ही होता तो अब भी नहीं बताता। मैं तो सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि उसकी चाल में कोई फ़र्क नहीं है। अगर किसी को ना पता हो तो संदेह भी नहीं हो सकता। इन बिचौलियों से तो भगवान ही बचाए, बड़े घाव होते हैं। सोहन चाचा की मंजू याद है ना? उसका दूल्हा भावरों के समय ही गश खा कर गिर पड़ा। तब पता चला कि मिर्गी की बीमारी है। सगी मामी का भतीजा था, पर वो भी छिपा गई। अब बेचारी मंजू अपने भाग्य को रो रही है और पति की बीमारी ढो रही है। जिंदगी अजीर्ण हो गई है। सोहन चाचा को तो भाग्य ही खराब है। मंजू का नाम भी तो सुनते हैं ठीक से चल नहीं रहा। उसके घर वालों उसे गांव में पटक रखा है। बेचारी सास ससुर की सेवा करके दिन काट रही है। ऊपर से बच्चों की एक लाइन लगा रखी है। शहर में बंगला है, नौकर चाकर हैं, पर इसे ले ही नहीं जाता। पर ऐसा क्यों? अंजू के चेचक के दाग हैं ना, कहता है शर्म आती है। इन्हीं चेचक के दागों को ढकने के लिए सोहन ने समधी को बोरी भर के रुपए दिए थे। अवस्थी जी भी तो यही कह रहे थे क्या कि लड़की के तौल बराबर सोना देंगे तब भी ऐसा घरवार नहीं मिलेगा। वो तो लड़के में थोड़ा ऐब है, इसलिए सांवली लड़की से राज़ी हो गया। तभी तो मुझे ताव आ गया। मुन्ना, एक बात तय है। क्या? कि हमें अपनी बिटिया इस तरह तोल मोल कर नहीं ब्याहनी। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग एहसान जताकर उसका हाथ मांगेंगे उन्हें बाहर से ही रवाना कर दो। बड़ी खुददार लड़की है, ज़रा सा अपमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। उसे तो हम उसी घर भेजेंगे जहाँ दिल से उसका स्वागत हो। फिक्र मत करो अम्मा, तुम्हारी लड़ली जहाँ भी जाएगी शान से जाएगी। अब सो जाओ, रात के 11 बज रहे हैं। वे जाने के लिए उठी, पर पाँव जैसे वही जम गए। एक बात अनायास मन में उठी थी, पर वे उसके लिए शब्द नहीं जुटा पा रही थी। पर वो ये भी जानती थी कि अगर आज और इस समय ये बात कही गई तो फिर कभी नहीं कह पाएंगी। बहू के सामने वे तो कभी भी नहीं। माँ की बेचैनी को भांपकर शुक्ला जी ने हौले से उनका कंधा छू लिया। क्या बात है अम्मा, कुछ कहना चाहती हो?
हाँ बेटा। उन्होंने जैसे हर एक शब्द को तौलकर कहना चाहा। मैं ये कह रही थी कि अगर तुम्हारा मन कभी गवाही दे कि रंजना का चुनाव सही है तो मेरा संकोच मत करना। वही करना जिसे तुम्हारा मन ठीक समझता हो। ये तुम कह रही हो अम्मा? हाँ बेटा, ये मैं ही कह रही हूँ। मुझे अब जीना ही कितना है, 2 बरस कि 4 बरस, पर लड़की के सामने तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। उसके साथ अन्याय क्यों हो? मेरे नेम धर्म की चिंता मत करो, वो तो अब मेरे साथ ही जाएंगे, पर तुम्हें मैंने आज़ाद कर दिया है। इसके बाद भी वहाँ खड़ी न रह सकी। इतनी बड़ी बात कहने के बाद अपने बेटे से ही उन्हें संकोच होने लगा था। तेज़ तेज़ कदमों से चलकर वे कमरे तक आईं। उतने से श्रम से ही उनका दम फूल गया था। बिस्तर पर बैठ के उन्होंने लंबी लंबी सांसें ली और अचानक उन्हें लगा कि उनका मन फूल सा हल्का हुआ है। इतने दिनों से उस पर एक बोझ जो उतर गया था। नमस्कार। तो ये थी आज की कहानी, मुक्ति पर्व का दूसरा भाग। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक भी।